नमस्कार। चलिए आज एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर बात करते हैं। भारत में इतनी सारी कंपनियां हैं, पर ये अपना हिसाब किताब, अपना प्रॉफिट गिनती कैसे करते हैं? ये सुनने में शायद थोड़ा मुश्किल लगे, लेकिन आज हम इसे एकदम आसान बनाने वाले हैं। तो चलिए भारत के अकाउंटिंग नियमों के पीछे की पूरी कहानी को समझते हैं। अच्छा, एक सिचुएशन सोचते हैं। मान लीजिए एक ही मालिक है, एक ही तरह का बिजनेस है, लेकिन उसकी तीन कंपनियां तीन अलग-अलग देशों में हैं। तो क्या नतीजा होना चाहिए? प्रॉफिट तो एक जैसा ही होना चाहिए, है ना? पर होता यह है कि तीनों कंपनियां तीन बिल्कुल अलग-अलग प्रॉफिट दिखाती हैं। अब सवाल यह है कि ऐसा होता कैसे है? बस यही वो उलझन थी जिसे भारत को सुलझाना था, और इसी सवाल ने हमारी आज की अकाउंटिंग सिस्टम को जन्म दिया। देखिए, इस सारी गड़बड़ी की जड़ में बस एक चीज थी, कंफ्यूजन। जब हर कंपनी अपने अपने तरीके से खाते बनाती है, तो जो निवेशक हैं उनके लिए समझना लगभग नामुमकिन हो जाता है कि कौन सी कंपनी असल में बेहतर काम कर रही है। सोचिए जरा, अगर क्रिकेट का खेल हो रहा हो पर कोई नियम ही ना हो, कोई कहेगा 4 रन है, कोई कहेगा 6, पूरी तरह से अराजकता। बिजनेस की दुनिया में भी सच कहूं तो कुछ ऐसा ही हाल था। एक कॉमन रूल बुक के बिना, जिसे हम लोग आमतौर पर गैप यानी जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स कहते हैं, उसके बिना यह पता लगाना ही नामुमकिन था कि कौन सी कंपनी सच में पैसा कमा रही है और कौन सिर्फ कागजों पर खेल कर रही है। तो इस कंफ्यूजन को खत्म करने के लिए भारत ने अपना एक देसी घरेलू सॉल्यूशन तैयार किया, और इन्हें नाम दिया गया लेखा मानक या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, जिन्हें हम सब शॉर्ट में एएस के नाम से जानते हैं। तो ये लेखा मानक यानी एएस असल में है क्या? इनको आप ऐसे समझिए कि ये भारत के चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान यानी आईसीआई जैसे एक्सपर्ट्स द्वारा बनाए गए नियमों का एक सेट है। ये नियम तय करते हैं कि कंपनियां अपनी कमाई और खर्चों को कैसे रिपोर्ट करेंगी, ताकि हर कोई एक ही फाइनेंशियल भाषा में बात करे। और ये मानक मोटे तौर पर 4 जरूरी काम करते हैं। पहला, ये बताते हैं कि किसी सौदे को अपनी किताबों में दर्ज कब करना है। दूसरा, उसे किस कीमत पर दर्ज करना है। तीसरा, उसे बैलेंस शीट या प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में कहां दिखाना है। और चौथा, निवेशकों को पूरी और सही जानकारी देने के लिए और क्या-क्या डिटेल्स देनी जरूरी हैं। और इसका नतीजा क्या हुआ? जबरदस्त मानकीकरण। अब एक ही सेक्टर की 2 कंपनियों के फाइनेंशियल रिजल्ट्स की सीधी सीधी तुलना की जा सकती थी। इन नियमों ने कंपनियों को ज्यादा पारदर्शी, ज्यादा ट्रांसपेरेंट होने पर मजबूर किया, और जो क्रिएटिव अकाउंटिंग जैसी चीजें थी, मतलब नियमों को तोड़ मरोड़ कर प्रॉफिट को असल से बेहतर दिखाने की कोशिश, उस पर भी रोक लगी। इससे हुआ ये कि भारतीय बाजारों में निवेशकों का भरोसा कई गुना बढ़ गया। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। कहानी में एक नया मोड़ तब आया जब भारतीय कंपनियां ग्लोबल स्टेज पर अपनी पहचान बनाने लगीं। दुनिया, जैसा हम कहते हैं, छोटी हो रही थी, और अब बिजनेस की भाषा को भी बदलना जरूरी हो गया था। देखिए, भारतीय कंपनियां अब विदेशों से पैसा यानी इन्वेस्टमेंट चाहती थीं। वो विदेशी स्टॉक एक्सचेंजों पर लिस्ट होना चाहती थीं, और इसके लिए जरूरी था कि वे एक ऐसी फाइनेंशियल भाषा बोलें जिसे न्यूयॉर्क से लेकर टोक्यो तक हर कोई समझ सके। भारत के अपने एएस नियम, जो देश के अंदर तो बहुत अच्छे थे, अब इसके लिए काफी नहीं थे। और यहीं पे एंट्री होती है इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स की, यानी आईएफआरएस की। इसे आप अकाउंटिंग की ग्लोबल भाषा कह सकते हैं। और इसके नियम कौन बनाता है? एक ग्लोबल संस्था, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड यानी आईएसबी। वैसे इन ग्लोबल स्टैंडर्ड्स का भी एक इतिहास है। इसकी शुरुआत हुई थी 1973 में आईएएस नाम के मानकों से। फिर साल 2001 में एक नई संस्था बनी, आईएसबी, और उसने आईएफआरएस जारी करना शुरू किया। तो आज जब हम आईएफआरएस की बात करते हैं, तो इसमें ये दोनों, पुराने आईएएस और नए आईएफआरएस, सब शामिल होते हैं। तो अब भारत एक दौराहे पर खड़ा था। उसे ये तय करना था कि इन ग्लोबल आईएफआरएस नियमों के साथ खुद को कैसे अलाइन किया जाए, कैसे जोड़ा जाए। भारत के सामने 2 रास्ते थे। पहला था अडॉप्शन का, मतलब जो भी आईएफआरएस के नियम हैं उन्हें हूबहू जैसा का तैसा अपना लो, मतलब कोई बदलाव नहीं, सीधा कॉपी पेस्ट। और दूसरा रास्ता था कन्वर्जेंस का। इसका मतलब था कि हम आईएफआरएस की आत्मा को तो अपनाएंगे, उसके जो मेन सिद्धांत हैं उन्हें मानेंगे, पर उन्हें अपने देश के हिसाब से, अपने कानूनों और बिजनेस के माहौल के हिसाब से थोड़ा बदल लेंगे, थोड़ा अडेप्ट कर लेंगे। और भारत ने कन्वर्जेंस का रास्ता चुना। ये एक बहुत बड़ा और बहुत ही स्ट्रेटेजिक फैसला था।
इसका मतलब ये था कि भारत ग्लोबल भाषा तो अपनाएगा, लेकिन उसे अपनी स्थानीय ज़रूरतों, अपने कानूनों और अपने इकोनॉमिक माहौल के हिसाब से ढालेगा। और इसी फैसले से जन्म हुआ इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का, जिन्हें हम सब इंड एएस के नाम से जानते हैं। ये मानक आप कह सकते हैं आईएफआरएस के बहुत करीब हैं, लेकिन इनमें भारतीय ज़रूरतों के हिसाब से कुछ अहम बदलाव किए गए हैं। अब ये बदलाव दो तरह के हैं। एक हैं कार्व आउट्स, यानी आईएफआरएस के कुछ नियम जिन्हें भारत ने नहीं अपनाया, और दूसरे हैं कार्व-इन्स, यानी कुछ नए नियम जो भारत ने अपनी तरफ से जोड़े। और ये सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है, जैसे कि बैलेंस शीट शब्द का इस्तेमाल जारी रखना। इन बदलावों का कंपनियों की फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पर वाकई असर पड़ता है। तो चलिए, अब ये देखते हैं कि आज भारत में आखिर ये सिस्टम काम कैसे करता है, क्योंकि अब हमारे पास दो अलग-अलग रूल बुक्स मौजूद हैं। आज भारत में एक डुअल सिस्टम, यानी एक दोहरी प्रणाली है। जो बड़ी कंपनियां हैं, जो शेयर बाजार में लिस्टेड हैं, साथ ही कुछ बड़ी एनबीएफसीज, वो सब ग्लोबल स्टैंडर्ड्स वाले इंड एएस को फॉलो करती हैं। वहीं दूसरी तरफ जो छोटी और अनलिस्टेड कंपनियां हैं, फर्म्स हैं, पार्टनरशिप हैं, वो अभी भी पुराने भारतीय लेखा मानक यानी एएस का ही इस्तेमाल करती हैं। इंड एएस को एक साथ सब पर लागू नहीं किया गया, बल्कि इसे धीरे-धीरे चरणों में लाया गया। इसकी शुरुआत हुई 2016 में देश की सबसे बड़ी कंपनियों से। फिर 2017 में बाकी लिस्टेड कंपनियों को इसमें शामिल किया गया, और आखिर में 2018 और 19 तक बड़ी एनबीएफसीज को भी इसके दायरे में ले आया गया। लेकिन यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात ध्यान रखने वाली है। भारत का जो बैंकिंग और इंश्योरेंस सेक्टर है, उनके लिए इंड एएस को अपनाना फिलहाल टाल दिया गया है। वो आज भी पुराने नियमों के हिसाब से ही काम कर रहे हैं। तो चले इस पूरी कहानी को फटाफट 30 सेकंड में रिवाइज करते हैं। प्रॉब्लम क्या थी? कंफ्यूजन, क्योंकि सबके नियम अलग थे। पहला सलूशन क्या आया? भारत ने बनाए अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स यानी एएस, ताकि देश में सब एक जैसा हिसाब रखें। फिर दूसरी प्रॉब्लम क्या आई? ग्लोबलाइजेशन, दुनिया से जुड़ना था। तो दूसरा सलूशन क्या आया? भारत ने आईएफआरएस को कन्वर्ज करके बनाए इंड एएस। और आज की हकीकत क्या है? बड़ी कंपनियां इंड एएस इस्तेमाल करती हैं और छोटी कंपनियां एएस। और ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ता है। क्या भारत का कन्वर्जेंस का ये अनूठा रास्ता, मतलब ग्लोबल नियमों को पूरी तरह कॉपी करने के बजाय उन्हें अपने हिसाब से बदलने का फैसला, आगे चलकर भारत के लिए एक पुल का काम करेगा या एक रुकावट बनेगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें आने वाले समय में ही मिलेगा।